हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मगध के परवर्ती गुप्त शासक के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पीछे गुप्तकालीन बिहार में देख चुके हैं कि गुप्त वंश के अंतिम योग्य शासक स्कंदगुप्त था, जिसने विशाल क्षेत्र पर स्थापित गुप्त साम्राज्य को बनाए रखा। स्कंदगुप्त के उपरांत कई अयोग्य उत्तराधिकारी हुए। साथ ही साथ भारत पर विदेशी आक्रमण भी शुरू हो गया, जैसे हुनों का आक्रमण। फलतः भारत कई भागों में पुनः विखंडित हो गया और भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग वंशों का उदय हुआ। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, वल्लभी में मैत्रक वंश का उदय हुआ, मालवा में अशोकवर्मन का उदय हुआ, पंजाब में हुनों का उदय हुआ। हुन थे जो मध्य एशिया में निवास करते थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब में अपना शासन स्थापित किया। मालवा और मगध पर उत्तर गुप्त शासकों का शासन स्थापित हुआ। कन्नौज पर मौखरी वंश का स्थापना हुआ तथा थानेश्वर पर पुष्यभूति वंश का स्थापना हुआ। इस प्रकार भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राज्य, अलग अलग शासकों ने शासन प्रारंभ किया। चूंकि हम बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम मगध क्षेत्र में स्थापित परवर्ती गुप्त शासक के बारे में अब विस्तार पूर्वक देखते हैं। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे तो इन सभी वंशों का संक्षिप्त अध्ययन हमें करना होगा। तो आइए अब हम मगध के परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस बात की जानकारी कि मगध पर परवर्ती गुप्त शासन कर रहे थे, गया और शाहाबाद से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, जिससे ही यह जानकारी मिला कि 6ठी शताब्दी ईस्वी तक बिहार के कुछ भागों पर परवर्ती गुप्त शासकों का शासन स्थापित था। कुछ इतिहासकार इसे उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त वंश भी कहे थे। मगध में परवर्ती गुप्त शासन के संस्थापक के रूप में कृष्णगुप्त का वर्णन मिलता है। इसने 480 ईस्वी में शासन शुरू किया और 502 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय में मगध बौद्ध धर्म का एक प्रधान केंद्र था। कृष्णगुप्त के दरबार में परमार्थ नामक एक विद्वान रहते थे, जिसे कृष्णगुप्त ने चीन भेजा था। कृष्णगुप्त का उत्तराधिकारी हर्षगुप्त हुआ। इसने अपना शासन 505 ईस्वी में शुरू किया और 525 ईस्वी तक शासन किया। हर्षगुप्त की बहन थी, जिसका विवाह हर्षगुप्त ने मौखरी शासक आदित्यवर्धन के साथ किया। यह क्षेत्र देखें, अभी आपने देखा कि कन्नौज पर मौखरी शासकों का शासन स्थापित था और मगध पर परवर्ती गुप्त शासक थे। परवर्ती गुप्त शासक हर्षगुप्त की बहन का विवाह मौखरी शासक आदित्यवर्धन के साथ संपन्न हुआ। हर्षगुप्त का उत्तराधिकारी जीवित गुप्त हुआ, जो परवर्ती गुप्त का तीसरा शासक था। इसने 525 से 545 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। इसकी बहन का नाम था उपगुप्ता और अपने पिता की भांति इसने भी अपनी बहन का विवाह मौखरी शासक ईश्वरमन के साथ किया और फिर पुनः मौखरी और मध्यवर्ती गुप्त शासकों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। जीवित गुप्त के उपरांत कुमार गुप्त तृतीय मगध की गद्दी पर शासन किया। उत्तर गुप्त का यह पहला स्वतंत्र शासक था। ऐसा माना जाता है कि कुमार गुप्त तृतीय से पूर्व जो भी शासक थे, वह गुप्त वंश के सामंतों के रूप में या अधीनस्थ शासकों के रूप में शासन कर रहा था। लेकिन कुमार गुप्त तृतीय प्रथम मध्यवर्ती गुप्त शासक हुआ, जिसने गुप्तों की अधीनस्थता को त्याग कर स्वतंत्र रूप से शासन प्रारंभ किया। इसने स्वयं को चक्रवर्ती गुप्तों से स्वतंत्र कर लिया। इसने अपना सत्ता विस्तार प्रयाग तक कर लिया। अभी तक जो उत्तर गुप्त शासक पाटलिपुत्र और मगध तक ही शासन कर रहे थे, अब यह सत्ता विस्तार करके प्रयाग तक विस्तृत हो गया। इसने अपने वंशजों से इत्तरकार किया और मौखरी शासक ईसावर्मन को पराजित कर दिया। अभी तक जो मौखरी शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा था, उनके साथ संबंध स्थापित हो रहे थे, उसे अलग इसने ईसावर्मन को पराजित किया और मौखरी शासकों को क्षुब्ध किया। फलतः मौखरी शासक यानी कन्नौज पे जो ईसावर्मन शासन कर रहा था, जिसे
कुमारगुप्त तृतीय ने पराजित किया, इसका उत्तराधिकारी सर्ववर्मन हुआ और इसने उत्तर गुप्त शासकों को पराजित कर अपना विस्तार मगध क्षेत्र में भी करना शुरू कर दिया। कुमारगुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त हुआ। इसी के काल में मौखरी शासक सर्ववर्मन, जो ईसावर्मन का पुत्र था, इसने दामोदर गुप्त को मारकर मगध के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। फलतः मौखरियों का विस्तार अब मगध के क्षेत्र पर भी हो गया था। उत्तर गुप्त शासन में जब महासेन गुप्त शासक बना, उस समय तक साम्राज्य केवल पश्चिमी मालवा तक ही सिमट कर रह गया था। अब उत्तर गुप्त मात्र इस क्षेत्र में ही शासन करने लगे थे, क्योंकि मौखरी शासक सर्ववर्मन ने इन सारे क्षेत्र पर यानी पाटलिपुत्र और मगध पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। फलतः महासेन गुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर मालवा लेकर चला गया। महासेन गुप्त का 2 पुत्र था, कुमार गुप्त और माधव गुप्त। साथ ही साथ इसका एक बड़ा पुत्र था, देवगुप्त। ये दोनों पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त यह अपने ममेरे भाई हर्षवर्धन के दरबार में चला गया। यह हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश जो था वहाँ का शासक था। इससे पूर्व हर्षवर्धन से पूर्व यहाँ का शासक इसका बड़ा भाई राज्यवर्धन था। कुमार गुप्त और माधव गुप्त को अपने ममेरे भाई हर्षवर्धन के दरबार में जाने के पीछे मुख्य कारण यह हुआ, तो गौड़ शासक था शशांक, इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया था। फलतः कुमार गुप्त और माधव गुप्त को यहाँ से स्थानांतरित होकर थानेश्वर जाना पड़ा। परंतु माधव गुप्त का बड़ा पुत्र जो देवगुप्त था, उसने शशांक से दोस्ती कर ली तथा देवगुप्त ने, जो अभी तक मात्र पश्चिमी मालवा तक उत्तर गुप्त शासक स्थापित था, उसे विस्तार कर संपूर्ण मालवा पर इसने अपना शासन स्थापित किया। चूँकि तत्कालीन समय में कन्नौज पर ग्रहवर्मन शासन कर रहा था और ग्रहवर्मन की पत्नी का नाम था राजश्री, जो कि पुष्यभूति वंश के शासक राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी। जब देवगुप्त ने इस मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया, जो कि उस समय मौखरी शासकों के अधीनस्थ था, फलतः दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और यह राजश्री जो उनकी पत्नी थी, उन्हें कन्नौज के किले में बंदी बना लिया। इस बात की जानकारी जब पुष्यभूति शासक राज्यवर्धन को पता चला, तो उसने देवगुप्त को आकर हत्या कर दिया और अपनी बहन को सुरक्षित करने की कोशिश की। लेकिन उस समय देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक के बीच दोस्ती थी। फलतः देवगुप्त की मृत्यु का बदला लेने के लिए इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने भी अपने बड़े भाई के मृत्यु के बदला लेने के लिए इसने शशांक को भी मार डाला और अपना राज्य विस्तार इन संपूर्ण उत्तरी भारत क्षेत्र पर हर्षवर्धन किया, जिसे विस्तार पूर्वक आप भारत के इतिहास में देखेंगे। यहाँ सिर्फ मैं एक संक्षिप्त कहानी के रूप में आपको बता रही हूँ, ताकि आप जानें कि किस प्रकार हर्षवर्धन ने तथा हर्षवर्धन का पुनः काल स्टार्ट होता है और फिर से जो खंड खंड में बटा हुआ भारत था उसे कुछ समय के लिए एकत्रित हर्षवर्धन द्वारा किया जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार गौड़ शासक जो बंगाल में शासन कर रहे थे, शशांक ने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिपत्य स्थापित किया था, जिससे कुमार गुप्त और माधव गुप्त हर्षवर्धन के दरबार में चले गए, परंतु देवगुप्त इससे दोस्ती किया। शशांक जब बिहार पे आक्रमण किया तो इसने बोधगया स्थित महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया। आपने देखा कि किस प्रकार शशांक के आक्रामक कार्रवाई के उपरांत हर्षवर्धन शशांक की हत्या कर देता है। फलतः यह बिहार का जो क्षेत्र होता है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है हर्षवर्धन और अपना फुफेरा भाई जो माधव गुप्त था उसे मगध के क्षेत्र पर प्रतिनिधि नियुक्त करता है। मगध गुप्त और कुमार गुप्त जो कि इसका फुफेरा भाई था, जो शशांक के आक्रमण के कारण यह हर्षवर्धन के दरबार में चला गया था, वही है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार भारतवर्ष पर हर्षवर्धन अपना एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। वेनसांग 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।
उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की एक अपनी मुद्रा थी, जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था। चीनी यात्री इत सिंह 670 ईस्वी में नालंदा आया था। जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया तो माधव गुप्त, जो उसका फुफेरा भाई था, वह हर्षवर्धन की अधीनस्था को त्याग कर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कोई स्थानीय शासक का वर्णन मिलता है, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने क्या किया कि जो चीनी यात्री बिहार में अध्ययन के लिए आए थे, उन्हें क्षति पहुंचाया। इसके प्रतिशोध के रूप में तिब्बत और नेपाल के शासक ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण किया। संभवतः यह माना जाता है कि कुछ समय तक तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गया, अर्थात बिहार के कुछ क्षेत्र पर तिब्बत के राजाओं का शासन स्थापित हो गया। परवर्ती गुप्त शासकों के रूप में आदित्य सेन का वर्णन एक महान प्रतापी शासक के रूप में मिलता है। आदित्य सेन ने ही तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाया था। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों में आदित्य सेन सबसे प्रतापी और साम्राज्यवादी शासक था। आदित्य सेन वैष्णव धर्म को मानता था। इसने अपना राज्य विस्तार मगध एवं उत्तर पूर्वी बिहार, जो कि वर्तमान समय में मुंगेर एवं भागलपुर में स्थित है, वहां तक कर लिया। आदित्य सेन के अभिलेख अपसड़, शाहपुर, मंदार आदि पर्वतों से प्राप्त होता है। इस वंश में देवगुप्त द्वितीय एवं विष्णुगुप्त नामक दो अन्य शासक भी हुए, जो कि अयोग्य साबित हुए। परवर्ती गुप्त के अंतिम शासक के रूप में जीवित गुप्त द्वितीय का वर्णन मिलता है, जिसे 725 ईस्वी में कन्नौज के शासक अशोकवर्मन ने वध कर दिया। इस प्रकार मगध पर परवर्ती गुप्त शासकों का शासन समाप्त हो गया। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि जो यह राजनीतिक अस्थिरता मगध में व्याप्त हो जाती है, जिसे पाल शासकों द्वारा पुनः एकीकृत कर एक साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेल्फ एडू से जुड़कर संबंधित वीडियो और उसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपके लिए संपूर्ण बिहार का इतिहास का प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप पूरे बिहार के इतिहास को, प्राचीन इतिहास को अच्छे से देखें, साथ ही साथ उसका MCQ को भी सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।